एक बुझावल बुझाऊं क्या, वो प्रदेश बताइए जहां इस समय हर वक्त पिटाई की खबरें आती हैं। कभी लाठी डंडों से पिटाई, कभी सीधे लाठी चार्ज, कभी गोलीबारी। जी हां, दिखा देता हूं, कभी किसानों की मार पिटाई, कभी सलाहकारों की मार पिटाई, कभी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ मारपीट, कभी रोजगार मांगने वालों की सीधे धुनाई, कभी बिजली मांगने पर पिटाई, और पिटाई नहीं, सीधे धाएं धाएं, ये वाली स्थिति है। खबर देख ली ना आपने, बड़ी गंभीर खबर है दोस्तों। इसके अलावा कभी विपक्षी नेताओं की पिटाई, और नेता नहीं बल्कि सीधे सांसदों की पिटाई। और इतना ही नहीं, पुलिस वाले भी इस पिटाई से बच नहीं पा रहे हैं। अब बताइए कौन सा राज्य है? समझ ही गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझ पाए तो उनको बताना पड़ेगा। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जी हाँ, ये इंडिया वाला अलायंस है, INDIA, इंडिया अलायंस। और याद रखिए, बिहार में ये सब चीज इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो सेटिंग है ना, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बिगड़ गई है। बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई है जहां पर किसी का किसी पर कोई काबू ही नहीं है। पुलिस वाले भी बेखबर हैं, प्रशासन को कुछ नहीं पता है। ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपके मन में ये सवाल उठेगा ना कि ये सब बिहार में क्या होने लगा, कैसे होने लगा। तो नीतीश कुमार का एक पुराना डायलॉग सुनाता हूं, नया तो कुछ बोला नहीं है, इनका फेवरेट डायलॉग है, सुन लीजिए। हमको नहीं पता, चलिए अब हो गया, हमको नहीं मालूम। और कोई सवाल पूछ लेगा ना इस लाठीचार्ज या किसी भी चीज पर, तो बड़े भोलेपन से पूछेंगे कब हुआ, कहाँ हुआ, पता करवाते हैं। बीएसएस जो अभ्यर्थी से इन पर लाठीचार्ज हुआ है, तो ललन सिंह जी का बयान आया है कि ऐसा तो होते रहता है। बीएसएस जो अभ्यर्थी हैं, बीएसएससी के जो अभ्यर्थी, कहाँ लाठीचार्ज। लेकिन इनसे अच्छे तो इनके ललन सिंह हैं, जो खुलेआम कहते हैं लाठीचार्ज हो गया तो क्या हुआ, कहाँ नहीं होता है। सुनिए ना। होता रहता है वो, उसके इसका थोड़ी मतलब है पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज, मतलब इस देश में अगर पहला बार हुआ हो। और इनके एक मंत्री हैं दोस्तों, ये विजेंद्र यादव, वो तो गोली चलाने को भी जायज ठहरा देते हैं। विरोध करने पर सीधे गोली चलाती है इनकी पुलिस, सुन लीजिए। बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी, लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। वैसे गुरु तो नीतीश कुमार है ना, जो इस तरह की भाषा की शुरुआत शराब कांड से की थी। अगर भूल गए हो तो आपको याद दिलाना जरूरी है, सुन लीजिए। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, तो पियोगे तो मरोगे। मतलब ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोग विरोध प्रदर्शन करेगा तो मार तो खाएगा ही। जिस बिहार में शराब बंद है, वहां अगर अवैध रूप से शराब बनती है और लोग पीकर मर जाते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो मर गया उन्हीं पर जिम्मेदारी है। बिहार में इनके लोगों ने, इनके मंत्रियों ने रामचरितमानस पर विवाद पैदा किया, लेकिन जब इनसे पूछा गया तो देखिए क्या कहते हैं। रामचरितमानस को लेकर काफी विवाद हो रहा है, जो शिक्षा कहाँ विवाद हो रहा है? इसी प्रकार जनसंख्या को लेकर इनका जवाब सुनेंगे ना तो माथा पीट लेंगे, सुन लीजिए। आजकल जब महिला नहीं पढ़ी हुई है, मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज एक पैदा नहीं करना है। मगर इनके जो डिप्टी सीएम है, वो तो इनसे 2 कदम आगे हैं। एक केंद्रीय मंत्री पर जब ये अपना बयान दे रहे थे तो ठंडा देने की बात कहने लगे। क्या कुछ नहीं कहा एक केंद्रीय मंत्री को। जी हां, सांसदों को भी नहीं छोड़ते। केंद्रीय मंत्री के लिए बयान सुनिए। भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे, महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। इन्हें उन्हें जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखे। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी। बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए, जो लोग खेला करना चाहते हैं। अब इन परिस्थितियों में समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, कि बिहार की ऐसी स्थिति क्यों है जहां पर एक छोटे से धरना प्रदर्शन करने पर भी
पुलिस सीधे ठंडा देने का मतलब वो मादा रखती है, ठंडा देती है सीधे। मतलब कोई बिजली के लिए विरोध प्रदर्शन करे और गोली चला दी जाए, ये कोई सहज स्थिति नहीं है दोस्तों। और इसकी वजह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो संबंधों में खटास पैदा हुई है, ये उसी का असर है। लेकिन ये खटास क्यों पैदा हुई, ये भी मैं डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। हिंदी के मशहूर शायर दुष्यंत कुमार का एक शेर है, कहाँ तो चरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। 26 दलों का कुनबा जब आपस में मिला तो हर किसी को लग रहा था कि सबके स्वार्थ पूरे हो जाएंगे जब ये मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ऐसा दोस्तों कि किसी के घर भी चिराग नहीं जल पा रहे हैं, रोशन नहीं हो पा रहा है। और सबसे खराब स्थिति तो बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव की है। और उसी परिस्थिति का जो अभी असर दिखेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, नीतीश की यही महत्वाकांक्षा थी ना जब भाजपा को छोड़ा था, कि केंद्र में भूमिका निभाएंगे, बड़ा रोल अपनाएंगे। और इसी को धार देने के लिए पटना में विपक्षी दलों की बैठक जून में बुलाई थी। सारे कुनबे को जमा किया था। पहले तो विनती की कि सब आइए, कुछ कीजिए, और उसके बाद इन्होंने ही लीड ली और पटना में सबको इकट्ठा किया। लेकिन बेंगलुरु में दूसरी मीटिंग में कांग्रेस ने ऐसा दांव चला दोस्तों, ऐसा दांव चला कि नीतीश कुमार के सपने बिखर गए। विपक्ष की अगुवाई करने की जो उनकी इच्छा है ना, वो सारी धरी की धरी रह गई। उनका सपना ऐसा टूटा कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो रुके नहीं, सीधा वहां से भाग लिए लालू यादव को लेकर के, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दर्द दिख ना सके। तो ये हालत थी। नीतीश कुमार के मन के अरमा ऐसा टूटा कि कोई कुछ बोलने लायक नहीं रहा। तेजस्वी यादव भी नहीं बोलते दिखे, आपने सुना हो तो जरूर बताइएगा। जबकि कुछ महीने पहले तक ये डुगडुगी बजाते थे तेजस्वी यादव कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेजेंगे। लेकिन ना तो अब डुगडुगी बज रही है और ना कुछ बोल रहे हैं, एकदम से मौन व्रत धारण कर लिया है। और नीतीश कुमार का भी सुन लीजिए, वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया। जिस तरीके से गठबंधन में सारी पार्टियों को महत्व मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं। वो तो अकेले कर रही है। बल्कि आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है ना, वो भी कांग्रेस ने अकेले कर लिया। बाद में पता चला तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफ़ी मांगी, जो मैं मीडिया में देख रहा था। खैर, मैं बिहार की आपको बात बता रहा हूँ। नीतीश कुमार ने कहा कि अच्छी बात नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की बात आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। कांग्रेस नीतीश कुमार या फिर किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को वो अधिकार देना नहीं चाहती। वो ये नहीं चाहती है कि कोई लीड ले विपक्ष में, क्योंकि भाजपा की विचारधारा के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस ही विचारधारा के लेवल पर और पूरे भारतवर्ष के लेवल पर उसे चुनौती दे सकती है, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं दे सकती है। यानी नीतीश कुमार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, और ऊपर से उनका जो व्यक्तित्व है वो ही मतलब दांव पर लग गया है। अब खोई साख भी बचानी है तो क्या करें, तो वो नीतीश कुमार पर ही पिल पड़े। अब सीधे तेजस्वी यादव पर पिल पड़े। अब तेजस्वी यादव के लिए वो क्या करेंगे, फिर तो सरकार ही गिर जाएगी। लेकिन वो जो कारनामे कर रहे हैं ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के खास मंत्री आलोक कुमार के द्वारा 400 से अधिक अधिकारियों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है ना, 480 अधिकारियों, वो रद्द कर दी। आप सोचिए, तेजस्वी यादव का सबसे खास मंत्री एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऑर्डर निकालता है 480 अधिकारियों का, और नीतीश कुमार उसे रद्द कर देते हैं। और ये जो मंत्री है ना आलोक कुमार मेहता, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं।
और इन्होंने ये फैसला 30 जून की रात में लिया था। ताबड़तोड़ एकदम से घर का बदल डाला सब कुछ। वैसा नीतीश कुमार को पता चला कि इसमें धांधलेबाजी की खबरें आ रही हैं तो उन्होंने रद्द कर दिया और तेजस्वी के सामने इनकी पोल खोलते रहे। तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पाए, मुस्कुराते रहे। आप ये हेडर देखिए ना, कैमरे के आगे आरजेडी मंत्री की पोल खोलते रहे नीतीश, रद्द किए 480 अधिकारियों के ट्रांसफर, मुस्कुराते रह गए तेजस्वी। गाना है ना एक कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छिपा रहे हो। तो वही वाला मामला है यहाँ पे, मुस्कुराना नहीं है। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक और वाकया दिखाता हूँ, उदाहरण दिखाता हूँ। तेजस्वी यादव के एक और खासम खास मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह, जिसके बहाने ये रामचरितमानस वाला विवाद पैदा किया गया था। उस पर भी नकेल कसने के लिए नीतीश कुमार ने अपने एक सबसे खास आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग कर दी। और उस पर भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कितनी बड़ी लड़ाई आगे बढ़ी है। यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रिश्ते देखने को तो आपको लग सकता है चल रहा है, लेकिन चल नहीं रहा है। दोनों के बीच का संघर्ष बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। अब इन परिस्थितियों में दोस्तों, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, बड़े बड़े नेता, अब वो कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार अधिकारियों के जरिए उनके नेताओं पर, उनके मंत्रियों पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश कुमार को ये बात साफ हो गई ना कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव और उनके मंत्रियों पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो अधिकारियों के जरिए ही उन पर नकेल कस रहे हैं। यानी नीतीश कुमार का भरोसा किस पर है? प्रशासन पर। अब जब प्रशासन पर ही भरोसा है तो पुलिस वाले और बाकी जो अधिकारी हैं वो तो बेलगाम हो जाएंगे ना। और इसीलिए ये सारी घटनाएं घट रही हैं। अब आपको मैं ये उदाहरण देता हूँ। कटिहार में बिजली सप्लाई के ठप होने से लोग परेशान थे, विरोध करने के लिए आए, बिजली विभाग को घेर लिया। भाई जिनके घर में बिजली नहीं आएगी वो तो गुस्सा होंगे ना। तो वहां पे क्या हुआ? पुलिस ने गोली चला दी, बोल रहे पथराव कर दिया। अरे भैया पथराव कर दिया तो आप गोली चला देंगे? अब गोली क्या सर पे मारेंगे? मैंने तो कई मीडिया रिपोर्ट में देखी, जो बिहार की भाषा है, लोग कह रहे हैं कि कपार में गोली मारी है सीधे। ये स्थिति है और यहाँ पर 2 निर्दोष लोगों की जान चली गई और उसके बाद इसको जायज़ भी ठहरा रहे हैं। इसकी बाइट भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। आरजेडी के मंत्री ने इसको बेशर्मी के साथ इसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की। और ये घटना अकेली घटना नहीं है दोस्तों। इस घटना के कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा के सामने जब प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतरे थे तो पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। इतनी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली जो सामान्य रूप से दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कि जैसे दुश्मनों पर प्रहार हो रहा था और उसमें एक भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा नेता की मौत हो गई। बिहार में लचर व्यवस्था से परेशान होकर कोई भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरता है दोस्तों तो पुलिस लाठी डंडों के अलावा और कोई काम नहीं करती है, सीधे लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। और इसी तरीके से पटना में शिक्षकों की भर्ती को लेकर जब प्रदर्शन कर रहे थे युवा तो आपने देखा होगा कि ऐसा पथराव और झड़प हुआ कि पटना का गांधी मैदान अखाड़े में तब्दील हो गया। यानी पुलिस जो है ना, ये नीतीश बाबू जो सुशासन बाबू हैं, वो उनके सुशासन का प्रचार करने के लिए लाठी डंडों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ समाज में जब महादलितों पर अत्याचार होता है तो वो कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि सत्ता के समीकरण ने नीतीश के हाथ पांव बांध दिए हैं। यहाँ तो जय भीम जय मीम वाले भी काम नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार की पुलिस इस मामले को जहां रफा दफा कर रही है, वहीं आप देखिए एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि शराब के व्यापार करने का विरोध करने पर एक दलित युवक की हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब आप सोचिए, बिहार में तो शराब बंदी है ना, फिर शराब कहाँ से है?
और उस शराबबंदी में जो शराब दिख रही है उसका विरोध हो रहा, आप समझिए। लेकिन यहां शराब कैसे बनती, यहां का जो माफिया है वो पुलिस वालों के साथ मिलकर देशी और विदेशी शराब का धंधा करते हैं। और बिहार में जो सामाजिक ताने बाने का जो संतुलन होता है ना दोस्तों, वो बिगड़ गया है और इसी वजह से अपराध हो रहे हैं। नीतीश कुमार ना तो उसे संभाल पा रहे हैं और ना ही कुछ कर पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसमें धार्मिक तुष्टीकरण की वजह से भी अलग अलग घटनाएं देखने को मिल रही हैं। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूं दोस्तों। जैसे इसी साल अप्रैल में रामनवमी के दिन सासाराम और रोहतास में जमकर दंगे हुए। इन दंगों में बमों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आप सोचिए, एक तरफ दंगा हो रहा था और उसी से कुछ किलोमीटर दूर नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी कर रहे थे। और जिस मंच पर नीतीश कुमार पार्टी कर रहे थे उसके पीछे, बड़े ध्यान से सुनिए, तिरंगा झंडा लगा हुआ लाल किला बना हुआ था। और ये एक स्पष्ट संदेश था, ऐसा नहीं कि सिर्फ हो रहा था, ये एक संदेश भी दे रहा था कि तुष्टीकरण के बल पर ताकत बटोरने वाला समुदाय नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने के सपने दिखा रहा था। रामनवमी पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया जाता है दोस्तों, जबकि आने वाले मुहर्रम के लिए, अब आगे की बात आपको बता रहा हूं, पूरे बिहार में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हर तरफ पुलिस की पैनी नजर है, लेकिन घटनाएं तो हो रही है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, बिहार में जो ये हालात बिगड़े हैं ना, वो बदलते हुए समीकरण की वजह से हुआ है। सत्ता के लोभ लालच में बेमेल पार्टियां, जिनकी विचारधारा कतई नहीं मिलती है, जिनकी सोच नहीं मिलती है, जिनके काम करने का तरीका एक जैसा नहीं है, जब वो सिर्फ सत्ता के स्वार्थ में आपस में मिलते हैं, विवाद पैदा होता रहता है, स्थितियां ठीक नहीं रहती, फिर भी वो चिपके रहने का एहसास दिलाते रहते हैं, तब वही परिस्थितियां पैदा होती हैं जो इस समय बिहार में हो रहा है। जो नेतृत्व है उसकी वो बिल्कुल दिशा विहीन है, वो विजन विहीन है, उसकी कोई सोच नहीं है। और जो स्थानीय स्तर पर काम करने वाला प्रशासन है, वो तो आप समझ लीजिए कि वो तो अराजकता की ओर बढ़ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आने वाला समय, चूंकि ये सब कुछ चुनाव के मद्देनज़र हो रहा है, तो 2024 में जनता जिस प्रकार का जनादेश देगी उसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। भारत पर तो पड़ेगा ही, लेकिन बिहार की जनता का भविष्य भी तय होगा। तो मेरा यही मानना और बिहार की जनता से आग्रह है कि इन घटनाओं को बहुत पैनी नज़र से देखिए और ये विचार कीजिए कि आपने जिनको वोट दिया, क्या वो सही दिशा में काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।